हेलो स्टूडेंट्स, संभव इंस्टीट्यूट सीकर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा के बारे में। जो पोरीफेरा के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सामान्य लक्षण हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाते हैं पोरीफेरा के सामान्य लक्षण। पोरीफेरा के सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा। अगर अपन पोरीफेरा की बात करते हैं तो पोरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं या पोरीफेरा संघ के सदस्यों का अध्ययन करना जो होता है वो क्या कहलाता है? सबसे पहली बात पैराजूलॉजी कहलाता है। अगर अपन पोरीफेरा के सदस्यों का अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? पैराजूलॉजी कहलाएगा। सेकंड चीज, इस संघ के जंतुओं को सामान्यतः क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। इस संघ के सदस्यों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। इस संघ के सदस्यों को क्या बोला जाता है? स्पंज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मतलब और इनका शरीर क्या होता है? छिद्रित होता है तथा इनका शरीर छिद्रित होता है। इनके शरीर पर जो छिद्र प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के द्वारा जल जो होता है इनके शरीर के अंदर प्रवेश करता है और इनके शरीर से बाहर निकलता है, जिनके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया होती है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, भोजन मतलब पोषण की प्रक्रिया होती है। वो सारी प्रक्रिया जो होती है इसी के द्वारा होती है। ठीक है, वो अपन आगे अभी देखेंगे। ठीक है, तो अगर इनके सामान्य लक्षणों की बात करते हैं पोरीफेरा के अगर सामान्य लक्षण की बात करें तो स्पंजों में जल परिवहन तथा क्या पाया जाता है? नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो कैनाल सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो आगे एक और मतलब पूरा लेक्चर बनेगा इसके ऊपर, कैनाल सिस्टम के ऊपर, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना याद रखो कि जल में क्या स्पंजों में क्या पाया जाता है? जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। स्पंजों में जल परिवहन तथा क्या पाया जाता है? नाल तंत्र जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? 2 प्रकार के छिद्र प्रेजेंट होते हैं। इनके शरीर पर 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। अब अगर नेक्स्ट देखें कि 2 प्रकार के जो छिद्र होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। ये अपन मान के चलते हैं कि ये क्या हो गया? एक स्पंज हो गया। ठीक है, एक छिद्र जो होता है इसके ऐसे टॉप पर प्रेजेंट होता है। ये मैं एक ऐसे क्या दिखा रही हूँ? छिद्र दिखा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद में इस प्रकार से जो होते हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? छिद्र जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये अपन ने एक मान लो कोई भी स्पंज लिया है अपन ने। ठीक है, इसका ये बड़ा वाला जो छिद्र होता है, ये यहाँ पे जो मैंने छिद्र दिखाया है इसको बोलते हैं ओस्कुलम। ये वाला जो छिद्र होता है इसको क्या बोलते हैं? ओस्कुलम बोलते हैं। और ये वाले जो छिद्र हैं इनको बोलते हैं ओस्टिया। इनको क्या बोलते हैं? ओस्टिया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन ओस्कुलम की बात करें, मतलब क्या होता है? शरीर पर 2 प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जिनसे जल क्या होता है मतलब शरीर के अंदर प्रवेश करता है और बाहर निकलता है।
ठीक है। अगर अपन ओस्टिया की बात करें, जो ओस्टिया होता है उनके द्वारा जल क्या होता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ये जो ओस्टिया होते हैं ये कैसे होते हैं, छोटे व असंख्य होते हैं, असंख्य होते हैं। इनसे जल जो होता है, जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इनसे जल क्या करता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो यहाँ से मैंने बताया कि ये जो ओस्टिया होते हैं इनसे जल क्या करता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है। छोटे होते हैं तथा कैसे होते हैं, असंख्य होते हैं। वहीं अगर अपन ओस्कुलम की बात करते हैं, ओस्कुलम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े होते हैं और इनसे क्या करता है, जल जो होता है शरीर से बाहर निकलता है। ये कैसे छिद्र होते हैं, बड़े छिद्र होते हैं। इनसे होकर जल शरीर से बाहर निकलता है। अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जो स्पंज होते हैं, ये अपन एक स्पंज का, अपन कोई भी स्पंज का डायग्राम लेके चलते हैं। अपन ने बताया था कि जो स्पंज होते हैं उनका शरीर कैसा होता है, छिद्रित होता है, ठीक है। तो उनके शरीर में दो प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, एक तो ओस्कुलम हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, ओस्टिया हो गया। सबसे पहले अगर अपन ओस्टिया की बात करें तो ये क्या होते हैं, छोटे व असंख्य होते हैं और इनसे जल जो होता है वो शरीर के अंदर जल प्रवेश करता है। कौन से छिद्रों के द्वारा प्रवेश करता है, ओस्टिया के द्वारा। फिर वहीं अगर अपन बात करते हैं इस ओस्कुलम की, तो ओस्कुलम के द्वारा से जल जो होता है शरीर से क्या निकलता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार स्पंजों में क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। दो प्रकार के छिद्र हो गए, एक हो गया ओस्कुलम और एक कौन से हो गए, ओस्टिया हो गए, ठीक है। फिर ये जो मुक्त जो लवणीय जो सदस्य होते हैं, लवणीय जल के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर ये ऐसा सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जो जल परिवहन का ये जो रास्ता होता है इनके द्वारा क्या होता है, मतलब ये जो जल परिवहन होता है वो भोजन जमा करने, मतलब भोजन करने, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें श्वसन में, उत्सर्जन में, भोजन में, श्वसन में, उत्सर्जन में सहायक होता है। सहायक होता है। किसकी बात करिए अपन ने, इस जल परिवहन का जो रास्ता बताया उसकी बात करी। इंपॉर्टेंट है कि जो जल परिवहन होता है वो भोजन में, श्वसन में, उत्सर्जन में, इन सब में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें, ये जो स्पंज होते हैं ये कैसे होते हैं, असममित प्राणी होते हैं। इनमें कोई किसी प्रकार की सिमेट्री जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ये असममित प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं, असममित प्राणी होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, इनमें उत्तकों का क्या होता है, अभाव होता है। यानी कि अगर शारीरिक संगठन की बात करें तो कैसा होगा, कोशिकीय प्रकार का होगा। तो उत्तकों का क्या होता है, अभाव होता है। इनमें उत्तकों का क्या होता है, अभाव होता है। इनके शरीर में एक बड़ी गुहा प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, पेरीगैस्ट्रिक गुहा बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इनके शरीर में पेरीगैस्ट्रिक गुहा प्रेजेंट होती है। पेरीगैस्ट्रिक कैविटी। इनके शरीर में क्या प्रेजेंट होती है, पेरीगैस्ट्रिक कैविटी प्रेजेंट होती है। इनकी जो देह भित्ति होती है वो कैसी होती है, द्विस्तरीय होती है। इनकी देह भित्ति द्विस्तरीय होती है। जो बाहरी स्तर होता है वो किसका बना होता है, बाहरी स्तर जो होता है वो एक्टोडर्म का होता है, जो चपटी कोशिकाओं का बना होता है। बाहरी स्तर, बाहरी स्तर जो होता है किसका बना होता है, एक्टोडर्मल होता है। जो चपटी कोशिकाओं का बना होता है।
जो किसका बना होता है, चपटी कोशिकाओं का बना होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, पिनिकोसाइट्स कहते हैं, जिन्हें पिनिकोसाइट्स कहते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, पिनिकोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, आंतरिक स्तर जो होता है एंडोडर्मल होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, जिसे कोइनोसाइट्स कहते हैं। आंतरिक स्तर कौन सा होता है, एंडोडर्मल होता है। उसमें जो सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट्स बोलते हैं। जो एंडोडर्मल जो स्तर होता है उनमें जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट्स बोलते हैं। इन दोनों स्तरों के बीच में क्या पाई जाती है, जेली के समान क्या प्रेजेंट होता है, मिजेनकाइन प्रेजेंट होता है। मिजेनकाई जो होता है वो इन दोनों जो एक्टोडर्मल स्तर मतलब बाहरी स्तर और जो आंतरिक स्तर होता है उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मिजेनकाई प्रेजेंट होता है, और उसमें विभिन्न प्रकार के अमीबोसाइट्स कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। जो मिजेनकाई होता है उसके अंदर बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती है, अमीबोसाइट्स कोशिका जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जैसे आर्क्योसाइट होगी, ठीक है, कोलिनोसाइट होगी, कोनोसाइट्स होगी, मायोसाइट होगी, थियोसाइट्स होगी, ट्रोफोसाइट्स होगी। इस प्रकार से इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती है, कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इन दोनों स्तरों के बीच जेली समान क्या प्रेजेंट होता है, मिजेनकाई प्रेजेंट होता है। जेली समान मिजेनकाई पाया जाता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अमीबोसाइट्स पाई जाते हैं। जिसमें विभिन्न प्रकार की अमीबोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे अगर अपन बात करें, जैसे कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी, आर्क्योसाइट्स की, सबसे पहली कौन सी होगी, आर्क्योसाइट होगी। ये पूर्णसंख्यक कोशिकाएं होती है जो किसी भी कोशिका के परिवर्धन का क्या बन सकती हैं, आधार बन सकती हैं। ठीक है, सेकंड अगर अपन बात करें कौन सी हो जाएगी, कोलिनोसाइट्स हो जाएंगी, सेकंड हो जाएंगी कोलिनोसाइट्स। जो कोलिनोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती है, तंतुओं का स्रावण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। किसका स्रावण करने वाली होती हैं, तंतुओं का स्रावण करने वाली। तो इसमें आप लिख सकते हो कि ये किसका स्रावण करती है, तंतुओं का स्रावण करने वाली होती हैं। थर्ड हो जाएंगी कोनोसाइट्स। कोनोसाइट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, रंग प्रदान करती हैं। थर्ड हो जाएंगी कोनोसाइट्स जो क्या करती हैं, कलर प्रदान करती है, रंग प्रदान करती हैं। कोनोसाइट्स के बाद में हो जाएंगी कौन सी, मायोसाइट्स। मायोसाइट्स जो होती हैं क्या करती है, संकुचनशीलता प्रदान करती हैं। फोर्थ हो जाएंगी मायोसाइट्स जो संकुचनशीलता प्रदान करती हैं। अगर फिफ्थ की बात करें तो कौन सी हो जाएंगी, थियोसाइट्स। थियोसाइट क्या करती है, भोजन का संग्रहण करती हैं। थियोसाइट्स जो क्या करती हैं, भोजन का संग्रहण करती हैं। सिक्स अगर बात करें तो वो कौन सी हो जाएंगी, ट्रोफोसाइट्स हो जाएंगी। ट्रोफोसाइट क्या करती हैं, भोजन को वितरित करने में सहायक होती हैं। ट्रोफोसाइट्स ये क्या करती है, भोजन को वितरित करने में सहायक होती है। और नेक्स्ट अगली जो हो जाएंगी वो कौन सी हो जाएंगी, स्क्लेरोसाइट्स हो जाएंगी। सेवंथ कौन सी हो जाएंगी, स्क्लेरोसाइट। फिफ्थ हो जाएंगी मतलब सेवंथ हो जाएंगी स्क्लेरोसाइट्स। जो स्क्लेरोसाइट्स होती हैं ये किसका निर्माण करती है, अंतःकंकाल का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है, अंतःकंकाल का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो जो दोनों स्तर होते हैं जो मैंने द्विस्तरीय बताया था,
जिसमें मैंने बताया था कि ये जो बाहरी स्तर होता है वो कौन सा होता है, एक्टोडर्म का होता है, जिससे क्या बोलते हैं, पिनेकोसाइट बोलते हैं। और जो आंतरिक स्तर होता है वो एंडोडर्मल होता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्क्योसाइट बोलते हैं, ठीक नहीं सॉरी कोइनोसाइट बोलते हैं। और इन दोनों स्तरों के बीच में एक जेली समान क्या प्रेजेंट होता है, मीजेनकाइन प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या होती है, विभिन्न प्रकार की अमीबोसाइट्स कोशिकाएं होती है। कौन कौन सी अमीबोसाइट्स कोशिकाएं होती है, ये अपन ने बात करी। अब अगर अपन इनकी बात करें कि जो आर्क्योसाइट्स होती है, ये मैंने बताया कि क्या होती है, पूर्ण शक्त कोशिकाएं होती है, जो किसी भी अगर अपन कोशिका के परिवर्धन की बात करें तो उसका आधार बन सकती हैं, ठीक है। फिर कोलेनोसाइट जो होती है वो किसका स्रावन करती है, मैंने क्या बताया था, तंतुओं का स्रावन करती हैं। फिर उसके बाद में मैंने बताया था कोनोसाइट जो क्या करती हैं, रंग प्रदान करने का काम करती हैं। कोनोसाइट जो होती है वो क्या करती है, रंग प्रदान करने का काम करती है। इन सब के आप कर सकते हो, मतलब आगे इसके फंक्शन जो है वो आप लिख सकते हो। फिर अगर अपन बात करें मायोसाइट की, जो क्या करती है, संकुचनशीलता प्रदान करती है। नेक्स्ट मैंने कौन सी बताई थी, मायोसाइट बताई थी। मायोसाइट के बाद में थियोसाइट जो भोजन का संग्रह करती है। ट्रोफोसाइट हो गई, ट्रोफोसाइट क्या करती है, भोजन का वितरित करने का काम करती है, ठीक है, भोजन को मतलब पूरे शरीर में क्या करती है, वितरण का काम करती है। फिर उसके बाद में स्क्लेरोसाइट होती है। स्क्लेरोसाइट जो होती है वो किसका काम करती है, अंतः कंकाल बनाने का काम करती है। तो ये अपन ने जो इनके अंदर जो अमीबोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है उनकी बात कर ली, ठीक है। अब अगर अपन बात करें, जो कंकाल होता है वो अधिकांशतः किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। कंकाल अगर अपन पूरे कंकाल की बात करें तो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। स्पॉन्जिन तंतु वह किसका बना होता है, कंटिकाओं का बना होता है। जैसे अगर अपन इनकी स्पंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पंज की बात कर रहे हैं अपन की कंकाल अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का हो गया। स्पॉन्जिन तंतु वह कंटिकाओं का बना होता है। स्पॉन्जिन तंतु वह कंटिकाओं का बना होता है। स्पॉन्जिन तंतु वह कंटिकाओं का बना होता है। अगर स्पंजों में कंटिकाओं की बात करें तो 4 प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती हैं, 4 प्रकार की कंटिकाएं पाई जाती हैं। सॉरी, 4 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, कंटिकाएं पाई जाती हैं। अब 4 प्रकार की कौन कौन सी कंटिकाएं पाई जाती हैं, एक तो हो जाएगी मोनोएक्सोन, मोनोएक्सोन होगी। मोनोएक्सोन के बाद में सेकंड अगर अपन बात करें, ट्राईएक्सोन, टेट्राएक्सोन और पॉलीएक्सोन। ट्राईएक्सोन, थर्ड हो जाएगी टेट्राएक्सोन और फोर्थ हो जाएगी पॉलीएक्सोन। ये 4 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, इसके अंदर कंटिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर इनके पाचन की बात करें तो स्पंजों में पाचन जो होता है वो कौन सा होता है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। तो नेक्स्ट हो जाएगा पाचन जो होता है वो कौन सा होता है, अंतःकोशिकीय होता है। पाचन अंतःकोशिकीय होता है। पाचन कौन सा हो गया, अंतःकोशिकीय हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें श्वसन और उत्सर्जन, अब क्योंकि इसमें मैंने बताया था उत्तकों का अभाव होता है, मतलब शारीरिक संगठन जो होता है कैसा होता है, कोशिकीय स्तर का होता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी जो अंग तंतन है या अंग है वो विकसित नहीं हुए। तो अगर अपन श्वसन की बात करें, उत्सर्जन की बात करें तो किससे होगा, शरीर की सामान्य सतह द्वारा होगा। श्वसन व उत्सर्जन शरीर की सामान्य सतह से विसरण विधि द्वारा होता है। शरीर की सामान्य सतह से किसके द्वारा होता है, विसरण विधि द्वारा होता है, ठीक है। उत्सर्जन की दृष्टि से कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। तो स्पंज जो होते हैं कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि अमोनोटेलिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं। तंत्रिका तंत्र इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, शरीर के भीतर क्या पाया जाता है, नाल तंत्र पाया जाता है। वो अपन ने पहले ही बात कर ली कि इनके शरीर के भीतर क्या पाया जाता है, जल संवहन तंत्र या नाल तंत्र प्रेजेंट होता है। वो कितने प्रकार का होता है उसकी बात करते हैं।
शरीर में पाए जाने वाला नाल तंत्र निम्न प्रकार का होता है। एस्कोन हो गया, ल्यूकोन हो गया, साइकोन हो गया, ये क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर नाल तंत्र के प्रकार पाए जाते हैं। नाल तंत्र के प्रकार मतलब मैंने बताया था ना कि एक बड़ा छिद्र होता है, उसके बाद में क्या होते हैं, ऐसे छोटे छिद्र होते हैं। अगर एक स्पंज की बात करते हैं तो ये सब में ये जो नाल तंत्र पाया जाता है कि ये तो श्योर है कि जो जल शरीर में प्रवेश करता है वो ओस्टिया के द्वारा करता है, ओस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन ये जो इसके अंदर ये जो तंत्र पूरा प्रेजेंट होता है ये अलग अलग होता है, अलग अलग स्पंजों में अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं कि ये निम्न प्रकार का होता है। लगभग ये 5 प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एस्कोन प्रकार का नाल तंत्र हो गया। ठीक है, सारे हिंदी में लिख देती हूँ। एस्कोन नाल तंत्र हो गया। एक्सोन के बाद में ल्यूकोन हो गया, साइकोन, और फोर्थ हो जाएगा रेहगोन। ये इसमें 4 प्रकार के जो है वो नाल तंत्र जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर इनके स्पंजों में रिप्रोडक्शन की बात करें तो अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन, विखंडन और जैम्यूल के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन, विखंडन तथा जैम्यूल के द्वारा होता है। ठीक है, जैम्यूल का निर्माण जो होता है कौन सी कोशिकाएं करती है, आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं जो होती हैं वो किसका निर्माण करती है, जैम्यूल का निर्माण करती है। कौन सी कोशिकाएं करती हैं, आर्कियोसाइट्स, इसका फॉर्मेशन करती हैं, किसका, जैम्यूल का। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें इनमें निषेचन जो होता है कैसा होता है, आंतरिक होता है। वह ये क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। मतलब अगर स्पंजों की बात करें तो द्विलिंगी होते हैं। निषेचन जो होता है आंतरिक होता है। ठीक है, इनके अंदर जो होती है स्त्री पूर्णता पाइप प्रेजेंट होती है। विदलन जो होता है, अगर विदलन की बात करें, क्लीवेज की बात करें तो इनमें पूर्णभंजी विदलन होता है। कैसा होता है, पूर्णभंजी विदलन होता है। फिर परिवर्धन जो होता है अप्रत्यक्ष होता है। एक होता है अप्रत्यक्ष परिवर्धन, एक होता है प्रत्यक्ष परिवर्धन। अप्रत्यक्ष परिवर्धन और दूसरा कौन सा होता है, प्रत्यक्ष परिवर्धन। 2 प्रकार के परिवर्धन होते हैं। अब आप लोगों को पता है अगर अपन बात करें कि परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष होने का मतलब क्या हो गया कि लार्वा अवस्था जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, और प्रत्यक्ष परिवर्धन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, लार्वा अवस्था अपसेंट होती है, लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। अगर अपन अभी आगे किसी भी फाइलम के अंदर अपन बात करेंगे कि इसमें प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, तो समझ जाओगे। अप्रत्यक्ष परिवर्धन अगर जहाँ भी नाम आएगा कि इस फाइलम में अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, कहने का मतलब हो गया कि इस फाइलम के जो सदस्य हैं उसके अंदर क्या पाई जाती है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, लार्वा अवस्था प्रेजेंट होती है। और वहीं अगर अपन बात करें कि प्रत्यक्ष परिवर्धन है, यानी कि लार्वल स्टेज जो होती है वो अपसेंट होती है, लार्वा जो होता है वो इन जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन स्पंजों की बात करें तो स्पंजों में परिवर्धन जो होता है कैसा होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन होने का मतलब हो गया कि लार्वा अवस्था जो होती है इनके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फिर अगर अपन बात करें इसमें 2 प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। एक तो एम्फीब्लास्टुला पाया जाता है, एक कौन सा पाया जाता है, पेरेनकाइमुला पाया जाता है। 2 प्रकार के लार्वा होते हैं, एक तो एम्फीब्लास्टुला, एक लार्वा जो होता है कौन सा प्रेजेंट होता है, एम्फीब्लास्टुला प्रेजेंट होता है। दूसरा अगर अपन बात करें तो पेरेनकाइमुला। दूसरा कौन सा प्रेजेंट होता है, पेरेनकाइमुला प्रेजेंट होता है। यहाँ से भी कई बार 1-1 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं, जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि जो पोरिफेरा संघ है उसका जो लार्वा है वो कौन सा है, जैसे एम्फीब्लास्टुला हो गया। फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि एम्फीब्लास्टुला जो होता है वो किसका लार्वा होता है। ठीक है, तो ये इसके अपन ने लार्वा की बात करी। नेक्स्ट अगर अपन इनमें पुनरुद्भवन क्षमता की बात करें, रीजनरेशन की बात करें, तो इनमें रीजनरेशन भी बहुत प्रेजेंट होता है। रीजनरेशन की इनमें अत्यधिक क्षमता जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ये आज के लेक्चर में अपन ने बात करी पोरिफेरा के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सामान्य लक्षण है, वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में अपन ने पूरा देखा। ठीक है, तो जो पोरिफेरा के जो सामान्य लक्षण है उसके अपन ने कंप्लीट जो है वो बात कर ली। अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।